Assalamu alaikum students and welcome to today's session. In today's session, we are going to talk about the strategy of answering a 14 mark question. Now, this is one of those most awaited videos for which you guys have been requesting previously. So, following that series, previously we have discussed about answering a 7 mark question, a 4 mark question, and today we are going to learn how to answer a 14 mark question. 14 मार्क क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो अगेन हिस्ट्री का जो आपका एग्जाम है उसमें सेक्शन बी के अंदर जो पार्ट सी होता है क्वेश्चन का, हर क्वेश्चन का वो 14 मार्क्स का होता है। और ये वो क्वेश्चन है यूजुअली जिसमें स्टूडेंट्स काफी डिफिकल्टी फेस करते हैं कि सर हाउ टू गेन मैक्सिमम मार्क्स इन अ 14 मार्क क्वेश्चन। तो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स दैट यू पीपल नीड टू कीप इन माइंड। सबसे पहली चीज तो ये है कि देखें 14 मार्क का क्वेश्चन यूजुअली जो होता है इट स्टार्ट्स विद अ चैलेंजिंग स्टेटमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कहेगा कि जी वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव इशू द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, वर द ग्रीस कार्ट्रिजेस द मेन रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या वॉज द राउलेट एक्ट द सोल कॉज ऑफ वायलेंस इन इंडिया बिटवीन 1919 एंड 1920। इस तरह करके वो आपको चैलेंजिंग स्टेटमेंट देगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये है कि वो जिस भी स्टेटमेंट को हाईलाइट करता है, फॉर एग्जांपल वो कहता है जी वर द ग्रीस कार्ट्रिजेस द मेन रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इन दैट केस हमें जो रीजन वो क्वेश्चन में दे रहा है उसको एक्सप्लेन करना है, और उसके अलावा जितने भी रीजन उसको जस्टिफाई करते हैं आंसर को, वी नीड टू एक्सप्लेन देम एज वेल। ठीक है, ये भी मैं आगे मार्क्स स्कीम को रेफर करते हुए बताता हूँ कि किस तरह से वो रीजंस को रेफर कर रहा होता है। तो सबसे पहली चीज तो ये आ गई कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये 14 मार्क का क्वेश्चन है, और इसमें सिर्फ वो रीजन नहीं लिखना है जो क्वेश्चन में अवेलेबल है, इसके अलावा भी जो अदर रीजंस हैं दैट आर रिक्वायर्ड टू बी रिटन देयर एज वेल। अच्छा, एक और रीसेंट अटेम्प्ट्स में चीज देखी गई है कि क्वेश्चन अब 14 मार्क का कंपैरिजन के लिए भी आ सकता है। वर द रीजंस फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल मोर इंपॉर्टेंट देन रिवर्सल। ठीक है, इस तरह करके क्वेश्चन जो है वो कंपैरिजन का भी बन सकता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि भाई क्वेश्चन जो है वो किस तरह का आ रहा है। यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंगली। अगर कंपैरिजन का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंपेयर्ड इन दैट रिगार्ड। तो उसमें हम दो चीजों को कंपेयर करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर यूजुअली जो चैलेंजिंग स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ रहा है तो उसके अंदर फिर ये है कि जो रीजन क्वेश्चन में मेंशन्ड है वो एक्सप्लेन होगा, उसके अलावा भी जो रीजंस हैं वो एक्सप्लेन होंगे। अच्छा जी, यू नीड टू स्टार्ट योर आंसर विद एन इंट्रोडक्शन। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट्स सवाल ये करते हैं कि सर इंट्रो में क्या लिखें। तो देखिए, इंट्रो में लिखने के आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर वन ये है कि आप कोई ब्रीफ बैकग्राउंड क्वेश्चन से रिलेटेड लिख दें, जिससे एक स्टार्ट आपको मिल जाए आपके आंसर का। फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट, if the question is about the war of independence, so you can write that the British were expanding their rule over India, the Indians were protesting, there were various conflicts between the British and the Indians because the British were introducing new laws such as the doctrine of lapse or subsidiary alliance, so this led to the war of independence। इस तरह करके इंट्रो लिखा जा सकता है, एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप जितने भी रीजंस अपने आंसर में मेंशन करने वाले हैं उन तमाम रीजन के नाम लिख दें। फॉर एग्जांपल आपने लिखा कि देयर वर मेनी रीजंस फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सच एज मिलिट्री इशू, इकोनॉमिक इशू, ग्रीस कार्ट्रिजेस, सोशल इशू, रिलीजियस इशू, सबके नाम आपने कॉमा लगा के मेंशन कर दिए। तो पढ़ने वाले को, एग्जामिनर को यहाँ ये बात क्लियर हो जाती है कि आपके पास जो डिटेल है एग्जाम में जो आंसर में लिखी गई है वो क्या क्या डिटेल मेंशन की गई है वो आपको जो है यहाँ पता लगता है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि आप जितने भी रीजंस एक्सप्लेन कर रहे हैं यू नीड टू एक्सप्लेन ईच रीजन इन अ सेपरेट पैराग्राफ। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू पीपल नीड टू डू, कि जितने भी रीजंस हैं उन तमाम रीजंस को यू नीड टू एक्सप्लेन इन अ सेपरेट पैराग्राफ। अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं लेकिन वो एक साथ सब कुछ लिख देते हैं, तो वो काफ़ी जम्बल्ड अप हो जाता है।
चीजें समझ नहीं आती हैं, तो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि ईच रीजन मस्ट बी एक्सप्लेन्ड इन अ सेपरेट पैराग्राफ। अच्छा, जब आपने इंट्रो अपना बना लिया, रीजंस आइडेंटिफाई कर दिए, और जो जो रीजन इंट्रो में आपने आइडेंटिफाई किए थे उन तमाम रीजंस को सेपरेट पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दिया, तो अब 14 मार्क का क्वेश्चन आपसे जजमेंट मांगता है। जजमेंट का मतलब ये है कि यू आर रिक्वायर्ड टू गिव अ फाइनल कंक्लूजन। अच्छा, यहां पर काफी स्टूडेंट्स जो है वो कहते हैं कि सर कंक्लूजन का क्राइटेरिया बता दें, या कंक्लूजन लिखना सिखा दें, या कंक्लूजन में क्या लिखूं। तो देखें, कंक्लूजन इज अप टू द स्टूडेंट कि आप उस सिनेरियो को किस तरह कंक्लूड कर रहे हैं, आपकी मर्जी है। इसका कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है कि भाई ऐसा ही कंक्लूजन ठीक होगा, बाकी कंक्लूजन गलत है। इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, बट बी रेलिवेंट। ऑब्वियसली अगर आप कुछ इररेलेवेंट लिख रहे हैं विच इज नॉट क्रेडिट वर्दी, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी मार्क्स। अब इसमें बात ये आती है कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, वर द ग्रीस कार्ट्रिज इज द मेन रीजन। तो क्वेश्चन का जो चैलेंजिंग स्टेटमेंट है वो आपसे ये कह रहा है कि क्या ग्रीस कार्ट्रिजेस ही मेन रीजन है। ठीक है, तो इधर अब हमने क्या करना है कि इधर हमने उसको आंसर करते हुए, कंक्लूजन लिखते हुए हमने ये लिखा कि फॉर एग्जांपल हम डिसएग्री करते हैं कि नो, ग्रीस कार्ट्रिजेस वर नॉट द मेन रीजन फॉर द वॉर। अब इसके बाद हमारे ख्याल में क्या मेन रीजन है उसको जस्टिफाई करना है कि the economic issue was the main reason because the British were introducing various taxes and the Indians could not compromise on their wealth, so it led to conflict between the British and the Indians। ठीक है, अब आपकी मर्जी है। कुछ स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर ये तो बड़ा मुश्किल है, तो देखें आसान तरीका बता देता हूँ। आसान तरीका ये है कि जो क्वेश्चन कह रहा है उससे एग्री कर लो। आप कह दें कि yes, the grease cartridges were the main reason responsible for the war, because of the grease cartridges it was a religious issue, Indians could not compromise on it and it led to the war। इस तरह भी लिखा जा सकता है। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी करेक्ट, उसमें कोई मसले की बात नहीं। ठीक है, ये याद रखिएगा कि आपको कंक्लूजन में 2 पॉइंट्स लाजमी लिखने हैं। कुछ बच्चे एक ही लाइन लिख के छोड़ देते हैं कि यस इट वाज द मेन रीजन या नो इट वाज नॉट द मेन रीजन। भाई ये एक ही लाइन है, यू हैव जस्ट आइडेंटिफाइड द कंक्लूजन, उसमें आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको ज्यादा मार्क्स मिलें, तो यू आर रिक्वायर्ड टू राइट डाउन 2 पॉइंट्स एटलीस्ट। ठीक है, ये एक बात समझने की है, जरूरी है फॉर यू पीपल। अच्छा, अब इसमें स्टूडेंट से पूछते हैं कि सर व्हाट इज द टाइम दैट वी शुड एलोकेट टू अ 14 मार्क क्वेश्चन। तो देखिए, द टाइम इज बिटवीन 15 to 18 मिनट्स। आप जब 14 मार्क आंसर की प्रैक्टिस करें, यानी जब आप अपने आंसर को याद कर लें, तो टाइमर लगाएं, और टाइमर लगा के चेक करें कि आर यू एबल टू राइट इट बिटवीन 15 to 18 मिनट्स और नॉट। अब आप बोलेंगे सर ये तो मैनेजेबल ही नहीं है, इतना लंबा आंसर है, कैसे मैनेज। तो देखें जी, प्रैक्टिस आपको इसके लिए करनी पड़ेगी। यू नीड टू प्रैक्टिस सो दैट यू कैन मैनेज इट बिटवीन 15 to 18 मिनट्स। अगर ये 15 से 18 मिनट्स के बीच में आप मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो आपका पेपर का कोई ना कोई क्वेश्चन रह जाएगा, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि द एग्जाम इज ऑफ 1 hour 30 मिनट्स। सो इन दैट केस आपको इस आंसर को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि यू शुड बी एबल टू राइट इट डाउन बिटवीन 15 to 18 मिनट्स। जहां टाइम की बात आती है, तो वहां लेंथ की बात भी आती है कि सर आंसर कितना बड़ा होना चाहिए। तो अगर आप पाकिस्तान स्टडीज का सिलेबस उठा के देखेंगे कैम्ब्रिज का, तो उसमें एक्सप्लिसिटली ये बात मेंशन्ड है कि एटलीस्ट 2 पेजेस, यानी इतनी डिटेल होनी चाहिए कि वो 2 पेजेस कवर करे, इससे ज्यादा ही हो। अच्छा, यूजुअली जब आप एक 14 मार्क आंसर लिखने बैठते हैं और उसको डिटेल में लिख रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू सी कि डिटेल जो है वो 2 पेजेस या 2 पेजेस से ज्यादा ही जा रही होगी। और यहां पर एक हिंट छोटा सा आप लोगों के लिए ये भी है कि इफ यू फाइंड योर आंसर इज फॉर अबाउट 1 पेज और 1.5 पेज, तो आप समझ लें कि आपने कोई डिटेल मिस की है। अब यहाँ पर वो लोग आ जाएंगे कि सर हमारी राइटिंग तो छोटी है, हमारा आंसर तो आता ही 1.5 पेज में। तो देखिए, आपकी राइटिंग अगर छोटी भी हो तो स्टिल इतनी डिटेल होगी कि आंसर 2 पेजेस पे जाएगा। जिनकी बड़ी राइटिंग है उनका आंसर 2 पेजेस से एक्सेस करेगा। तो
मिनिमम क्राइटेरिया है 2 पेजेस का, यानी कि डिटेल इतनी चाहिए है। 2 पेजेस का मतलब ये नहीं है कि आप राइटिंग बड़ी बड़ी करके 2 पेज का कर दें और कहें जी मैंने क्राइटेरिया पूरा कर दिया। नो, फॉर हेयर इट मीन्स द डिटेल, एक एक रीजन को इतनी डिटेल में लिखा जाएगा कि इट इज गोइंग टू बी ऑटोमेटिकली ऑफ 2 पेजेस। अच्छा, अगेन डिटेल की बात है कि यू नीड टू एक्सप्लेन इन डिटेल तमाम फैक्ट्स, तमाम डेट्स, जितने भी चीजें हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जिसको हम कहते हैं कि भाई ये हुआ तो इसकी क्या वजह थी, इससे क्या हुआ, ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी मेंशन्ड। आप अगर ग्रीस कार्ट्रिजेस को मेंशन करते हैं तो आप कहते हैं कि भाई ब्रिटिश वर ट्राइंग टू स्टैब्लिश देयर पावर, फिर दे हैड इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू राइफल जो कि एनफील्ड राइफल थी, फिर उसकी कार्ट्रिज की बात, फिर इंडियंस का रेजिस्टेंस, फिर रिलीजियस इशू, र्यूमर फैल गया और उस पर ब्रिटिश ने उसको जस्टिफाई नहीं किया, अपना एग्रेशन दिखाया, पावर दिखाई, कहा कि इसको मानो। मंगल पांडे ने उसके अगेंस्ट हुआ, इसके अलावा सोल्जर्स ने रिबेल किया, म्यूटनी स्टार्ट हो गई। तो ये सारी डिटेल मेंशन की जा रही होगी। लिमिटेड डिटेल कैन नॉट बी मेंशन्ड हियर, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर कितने रीजंस हम आंसर करें। तो देखें, आपका एग्जामिनर आपसे कहता है कि जो एज पर द मार्क्स स्कीम जो क्राइटेरिया है वो 4 रीजंस का है, और मेरा प्रिस्क्रिप्शन ये आप लोगों को कि आप 4 से 5 रीजंस जो है वो एटलीस्ट मेंशन करें। अगर आप समझते हैं कि आप 5 से ज्यादा रीजंस यानी 6 और 7 रीजंस अगर मेंशन कर सकते हैं तो दैट इज अमेजिंग, क्योंकि हिस्ट्री इज समथिंग दैट रिक्वायर्स मोस्ट ऑफ द डिटेल। तो जितनी ज्यादा डिटेल आपके पास हो उतना अच्छा है। तो डिटेल लाजमी मेंशन करें और एटलीस्ट 4 रीजंस तो लाजमी लिखें। मतलब 4 रीजंस वो लोग लिखें जिनको लगता है कि उनका एक एक रीजन इतना डिटेल्ड है कि एक एक पैराग्राफ आधे आधे पेज का, एक एक पेज का बन रहा है। वो लोग 4 रीजंस पे जाएं। जिनको लगता है कि रीजंस की डिटेल उनके पास कम है तो उनको मेरा प्रिस्क्रिप्शन ये है कि वो कोशिश करें कि 6 to 7 रीजंस की तरफ जाएं, फिर वो 4-5 रीजंस की तरफ ना जाएं अगर आपको लग रहा है कि एक रीजन की डिटेल आपके पास कम है। ठीक है, फाइनली कंक्लूजन ना भूलिएगा। अक्सर स्टूडेंट्स कंक्लूजन लिखना भूल जाते हैं, इंट्रो लिखना भूल जाते हैं, इससे आंसर का इंप्रेशन जो है वो खराब होता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आप लोगों ने जो है वो खास तौर पर जहन में रखना है while you are answering a 14 mark question। अगर इन सारे की पॉइंट्स को आप लोग जहन में रखते हैं तो 14 मार्क क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए आंसर करना आसान हो जाएगा। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी जो हैं वो A स्टार स्कोर कर सकें। थैंक यू।